छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का 10वां पाठ है ठेस। पाठ के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ 1921 पूर्णिया बिहार और उनका मृत्यु 1977। हिंदी कथाधार का रूप बदलने वाला फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियाँ और उपन्यासों में अलौकिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेला, आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्र की महक, ठुमरी, अच्छा आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत आंचल कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अभी देखते हैं पाठ में लेखक ने कहा है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसके बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब सिंचन, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुक्त में मजदूरी देने की तो और बात है। सिरचन नाम का एक मजदूर है, कामगार है, उसको कोई बुलाना नहीं चाहता है। खेती काम के लिए उसको बेगार समझते हैं और उसके साथ बेगार समझते हैं। लोग बोलते हैं कि जब दूसरे मजदूर पहुंचते हैं तो काम कर भी देते बहुत, और ये बहुत लेट आता है और एकदम धीरे धीरे काम करेगा तो कैसे करेगा? और अगर सिरचन को फ्री में काम करना है तो उसको बुला सकते हो, ऐसे लेखक ने कहा है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोह कल ले कोई। एक समय था जब उसके मडिया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसके खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कारीगर रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा ठीक बनाकर भेज दो। यहाँ पर सिरचन बहुत बड़ा कलाकार था। उसे लोग बेकार समझते हैं, परंतु जमाना था उसे लोग बहुत बुलाने आया करते थे। बड़े बड़े लोग जो गांव के अमीर लोग हैं, वे लोग उन्होंने चटाई बनाकर भिजवाई करने के लिए कहा था। उसे बुलाने के लिए आया या कोई मुझे याद है, मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दी थी। सिरचन ने तुम्हारे भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों को घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारे भाभी ने कहाँ से बनाना सीखे? लेखक को पता है कि सिरचन को उसकी माँ बुलाती है तो मम्मी से पूछ लेती है सिरचन के लिए क्या क्या बनेगा। मतलब अभी कहते हैं कि एक गांव का लड़का था, वो पंचानंद चौधरी। सिरचन ने उसी बेइज्जत कर दी थी।
उनकी जो भाभी थी वह कूट कूट कर इमली बनाती थी और मामूली लोगों के घर में बनता है तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, वो ये पूछ रही है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखती ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ससुराल से संवाद भेजा है। उनकी ननद रूठी हुई थी मोटी की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन ने अपनी पानी आई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सऊदी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम भरने की छुट्टियां कहाँ मिलती हैं। मतलब अभी सिरचन को बुलाने के पहले वो माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखने ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिंचन, आज मेनू मत रही तो। मतलब एक तरीके से बता रही थी कि माँ उसकी मम्मी क्या क्या बना रही थी किचन में और कुछ कर रही थी। उनके बड़ी बेटी के ससुराल ने मैसेज भेजा है कि उसकी ननद है वो रूठी हुई है, उसको मोती की शीतल पाठी चाहिए। सिरचन को ज़्यादा खाने का मन हो रहा था तो उसने बोला कि एक घी की सऊदी सुगंध सुनकर मैं वहाँ आया, ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलता यहाँ आने का। सिंचन एक जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसे काम करने का ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह हुक्का कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है। दूध में कोई मिठाई न मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ लोग फटाफट काम करते थे बट काम का सही से नहीं करते, और कोई लोग ऐसे रहते हैं कुछ काम जल्दी से करते हैं तो काम अच्छा नहीं करता, बट अच्छा काम करता है तो अरे। और तीसरे लोग हैं जो काम जल्दी भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं। इसमें यह सिंचन नाम का एक कारीगर था। वो काम करने के लिए बहुत समय लगता था, काम करने के लिए पूरा दिन समाप्त कर देता था। कोई लोग पूछते थे कि सिरचन इतना धीरे धीरे काम क्यों करता, और किसी ने पूछा तो रोना शुरू करता। आखिर वे एक कलाकार था, उसे ठेस नहीं पहुंचती तो बोलता, मैं मुजर नहीं हूँ बट मैं मुजर हूँ बट मैं कामचोर नहीं हूँ। कामचोर कहता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। सिरचन को लोग चोटोर भी समझते हैं। तली भगारी तरी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का संबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, तुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा करूँगा, किसी दिन माने कभी नहीं। सिरचन को लोग चोटोर भी समझते हैं। ताली बागार हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन संबंध का काम पहले कर देता था। तो खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाइयों खत्म कर देता। काम अधूरा रखकर उठकर खड़ा होता है और कहता है, आज तो सब अधक पाली दर में माथा टन रहा है, मतलब माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा जो बचा है काम तो मैं किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। आगे है मोती, घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलिया की झिलमिलाती चीख
सतरंगे डोर के मोंडे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी, बड़े बड़े जाले, हल वालों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझते हैं लोग। बेकाम काम जिसकी मजदूरी से अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। लेखक की चाची के बुरा भला कहने पर सिंचन नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला गया। इसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जाता। सिंचन अच्छी तरह जानता था कि चीक और पटेर की शीतल पाटियां मानो के अवसर दूल्हे ही फरमाइश पर बनवाई जा रही है। मानो उन्हें लेकर ससुराल जाएगी, फिर उन्हें उनका काम नहीं किया और यह सिरचन ने ठीक नहीं किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि दूल्हे की फरमाइश पूरी न होने की स्थिति ये मानो तो ताने सुनने पड़ सकते हैं। सास ससुर के वह घर के अन्य सदस्यों नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। उस समय मानो जिसके प्रति सिरचन के मन में ही स्नेह था कितनी दुखी होगी। सिरचन का काम अधूरा छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करेगी में भी कारगर है। महाजन टोले ने भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात है। बड़ी बात ही बेटी या बड़े लोग की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2 दिन पटेर की पटरिया काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी मानू तो? भाभी जी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देखो सिरचन, इस बार नहीं धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पत्ती छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुता लिया के झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर कि लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। लेखक कहता है कि बेटी का असली घर उनका ससुराल होता है, जिसे असली घर बताया जाता है। यानी कि ससुराल, वहाँ अक्सर बहू को बेगाना समझा जाता है। ससुराल में बहू को कोई नहीं होता वह अपनी इच्छा से कुछ कर सके। हर छोटी बड़ी बात के लिए उसे ससुर वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है। बहू सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, उन सबका सम्मान करती है, पर बहू का सम्मान अक्सर नहीं किया जाता। स्थिति तब और भयंकर हो जाती है जब ससुर वाले समय असमय बहू के मायके की आलोचना करने लगती है। मायके वालों ने क्या भेजा है, बहू क्या लाई है आदि प्रश्न घर वाले ही नहीं, कभी कभी अड़ोस पड़ोस वाले की भी जवाब पर आने लगते हैं। लड़के वाले प्राय समझते हैं कि उनका दर्जा लड़के वालों से ऊंचा है। बात बात पर बहू मायके वाले की अपेक्षा की जाती है। बहू के मन में ससुराल प्रति द्वेष भावना आती है। कभी बहू की ससुर वालों को सम्मान देगी, हमेशा उनसे कुछ लेने की अपेक्षा करना उचित नहीं।
इसलिए एक सप्ताह से पहले सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करना दिया था। तब माँ ने कहा, देखो सिंचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुंह पर मोहर छपवाई धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाइए। काम में व्यस्त सिरचन ने कानों के बात डाली। बोला, मोहर छप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुराइया। मानू दीदी काकी से सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजल भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुस फुस कर कहा, किससे बात करती हूँ बहू? मोहर छप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती ही ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती से 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सदभैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सूतली के फंदे डालकर उसने उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाला। चिऊरा और गुड़ का एक सूखा ढोला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिऊरा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ठेला सूप के एक किनारे पर पड़ा रहा था। माँ बोली, सुनते ही मछली भाभी ही भवी तन आई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप के फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हो। मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ बाप के पास जाकर कहा, मुहर लगाने से सिर पर चढ़ेगा कि किसी की नहीं है, ससुराल की बात क्यों करेगा वह? कहती है, मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने जवाब नहीं दिया। बांस में टंगी हुई अधूरी चीख में फंदे डालने लगा। मात्रा पास सजाकर बाहर बैठ खाके में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किस बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का पीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गए। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारणों से जली हुई थी। सिरचन में गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। सजनती हुई बोली, तुम्हारी पड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो। चटर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़ पीक थूक आया। अपनी बुरी हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूर चीख को देखती रही। 7 तारों में मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी।
मैंने सिरचन को मनाने गया। देखो, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बहुबा जी, अब नहीं। कान पकड़ता हुआ, अब नहीं। मोहर चौपाती धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुर जी खुद मारी बेटे बेटिया को ले गए अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। उस शीतल पाटी को छुपकर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगे है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाना, दिखला ही पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग मानू को ससुराल पहुंचाने में जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर ले जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सूर में सूर मिलाकर कोसने को जी हुआ कमजोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर तोड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हल्काते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें दीदी। शीतल पाटी चीख और एक जोड़ी आसानी कुश है। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगे। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ से जोड़ दिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगर, ऐसी बारीकी, रंग सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है। वह एक उच्च कोटि का एक कलाकार है। चीख, शीतल पाटी आदि बनाने में क्षेत्र का उसका कोई सानी नहीं है। लेखक का परिवार, विशेष रूप से उनकी माँ सिरचन, बहुत आदर करता है। लेखक की माँ भी सिरचन की कला का सम्मान करती है। शायद इसलिए लेखक की चाची उसे जली भुनी रहती है। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना तनिक भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए चाची के बुरा भला कहने पर वह नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला जाता। परंतु सिरचन जानता है कि चीख, शीतल पाटी आदि सभी चीज़ों के लिए मानू ने अवसर पति के फरमाइश की थी। उसे मानू से स्नेह था। अंततः नाराज होने के बावजूद वह मानू के लिए सारी चीज़ें बताता है। और इतनी सुंदर कि लेखक भी उसकी कारीगरी देखकर वह दंग रह जाता। सिरचन स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आता। बाबू जब माँ द्वारा कही गई मोहर छपवाली धोती का काम सिरचन को देना चाहती तो दोनों हाथ जोड़कर वो मना कर